हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे और हाँ, अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हमेशा अपना ख्याल रखिएगा, मौसम के मिजाज को देखिएगा। चारों मौसम अलग अलग तरीके से हमारे शरीर पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी दिनचर्या का नियमित रूप से पालन करेंगे, खाने पीने में अच्छे से बैलेंस डाइट का लेंगे तो हमारा शरीर उनके साथ फाइट कर पाएगा और अपने आप को हम फिट रख पाएंगे और तभी तो हम हिट हो पाएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और साथ ही साथ सभी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में बता दूं कौन कौन से शामिल है। ओके, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सच है, क्योंकि हम जो कहते हैं वही हम करते हैं और हम जो करते हैं वही हम कहते हैं, अर्थात हमारी कथनी और करनी एक है, कोई भेद नहीं है इसमें। और किसी भी तरह से डाउट अपने मस्तिष्क में मत रखिएगा, कोई संदेह मत रखिएगा, किसी तरह का डर मत रखिएगा कि क्या पता कब तक, कहा ना मैग्नेट ब्रेन्स है सदा के लिए। तो जो आपसे कभी भी पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेगा, 100% फ्री मींस फ्री स्कूलिंग, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के वीडियोस आप 100% फ्री देख सकते हैं। बस लाइक करना है वीडियो, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने हमारी पाठ्य पुस्तिका, जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है संचयन, उसका पाठ 3 कल्लू कुमार की ऊनाकोटी शुरू कर दिया है। अब आप जान चुके हैं ना, वीडियो देखा है ना प्रीवियस वीडियो, जिसमें क्या है ऊनाकोटी, कौन था कल्लू कुमार, किस तरह से शंकर जी ने उसके समक्ष एक शर्त रखी थी और सिर्फ एक मूर्ति बेचारा कम बना पाया और वहां से शंकर जी और माता पार्वती कैलाश चले गए और उसको वहीं छोड़ गए थे। ये कुछ एक पौराणिक कथाओं के अनुसार है और ऊनाकोटी का अर्थ भी आपको पता चल गया होगा, कोटि, कोटि मतलब करोड़, ठीक है, 1 करोड़। अब ऊनाकोटी मीन्स 1 करोड़ से 1 कम, तो वो स्थान जहां पर मूर्तियां हैं, कई मूर्तियां हैं, अनेकों करोड़ों, तो एक मूर्ति उस कुमार ने कम बनाई थी, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया ऊनाकोटी। इसी चैप्टर के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी समाधान। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मैं आशा करती हूं कि आप बहुत ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे, समझेंगे और उत्तर भी निर्मित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। पहला प्रश्न, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। जस्ट नाउ आई टोल्ड कि ऊनाकोटी का अर्थ क्या है। एनीबडी रिमेंबर? सो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि क्या है, जल्दी से बताइए। करोड़, करोड़ से 1 कम, ऐसा कुछ? यस, वेरी गुड। तो देखिए, हम यहां पर उत्तर किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। उनका अर्थ है 1 कम और कोटि का अर्थ है करोड़, ठीक है। 49, आपने देखा होगा ना, 49, 59, 19, ठीक है। तो 49 मतलब 50 से 1 कम, 49 भी कहते हैं कभी कभी, 49 सुना है कभी, ठीक है। 49, 49 को 49 कहते हैं, मतलब 50 से 1 कम। तो उनका अर्थ है 1 कम और कोटि का अर्थ है 1 करोड़। इस प्रकार ऊनाकोटी का शाब्दिक अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम। इस नाम के संबंध में एक पौराणिक कथा है कि पहले यहां कल्लू नामक कुमार रहता था। कहां? ऊनाकोटी, ठीक है। वह पार्वती का भक्त था, माता पार्वती की पूजा अर्चना किया करता था। एक बार जब शिव और पार्वती आए तो कल्लू भी उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। उसने कहा कि मुझे भी आपके निवास स्थान पर जाना है। पार्वती के कहने पर शिव उसे ले जाने को तैयार हो गए, क्योंकि पार्वती जी कहती नहीं स्वामी ले चलिए, तो अब पार्वती जी की बात माननी थी, लेकिन ऐसे ही नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, एक शर्त रख दी उसके समक्ष।
कल्लू ने रात भर में क्या कहा उन्होंने, पार्वती के कहने पर शिव उसे ले जाने को तैयार तो हो गए, परंतु एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बनाने की शर्त रख दी। कल्लू ने रात भर परिश्रम से मूर्तियां बनाई, परंतु 1 करोड़ से 1 कम निकली। इस बात से शिव कल्लू को वहीं छोड़कर चले गए। तब से इसका नाम उनाकोटी पड़ गया। स्थान का नाम उनाकोटी। ओके, क्लियर हुआ? लिख लेंगे उत्तर। ओके, वेरी वेल डन। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पाठ के संदर्भ में उनाकोटी में स्थित गंगावतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। गंगावतरण कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ? अर्थात जो जब कहते हैं ना स्वर्ग से उतारी लाया उतार कर शारदे माँ, ऐसा एक वो माँ सरस्वती की वंदना याद आ गई। तो यहाँ पर जब शिव से कहा गया कि क्योंकि उनका जो वेग था, वो स्पीड थी, वो तो इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पाताल लोक में चली जाती। अब क्या किया जाए कि गंगा जी को कहाँ थोड़ा सा उलझाया जाए। तो शिव भोलेनाथ से प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, हे महाकाल, अपनी जटाओं में उसको स्थान दे दीजिए ताकि पृथ्वी पर छोटी सी धार आ जाए और उस धार से मतलब सभी प्राणियों की प्यास बुझ सके और सभी जो पाप हों या पापी हों उनका पाप भी धुल सके। ठीक है। पहाड़ों को अंदर से काट कर यहां विशाल आधार मूर्तियां बनी हैं। कहां पर बात की जा रही है? उनाकोटी। एक विशाल चट्टान ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा अवतरण की पौराणिकता को चित्रित करती है। ठीक है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए। शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। शिव का चेहरा एक चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं तो पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। भारत में यह शिव की सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। ध्यान रखना, पूरे साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। अभी एक मूर्ति हमने देखी ना, छवि देखी थी ना, इमेज, उसमें किस तरह से चित्र बना हुआ है। तो इसी के आधार पर जो कथा है वो आप समझ गए होंगे। कल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? अब बताइए क्यों, कैसे जुड़ा? कल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से क्यों जुड़ा? क्योंकि कल्लू कुम्हार, कुम्हार मतलब कारीगर, जो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां गढ़ता था या बर्तन बनाता था और जो कि पार्वती भक्त था, माता पार्वती का भक्त था। अभी अभी हमने देखा। तो उनाकोटी में पार्वती भक्त कल्लू नामक कुम्हार रहता था। एक बार शिव पार्वती सहित वहां पधारे। कल्लू ने शिव के साथ उनके आवास स्थान कैलाश पर्वत जाने की जिद की कि प्रभु प्लीज मतलब कृपया मुझे ले चलिए, मुझे वहां ले चलिए। ठीक है। तब पार्वती ने शिव से कहा कि उसे साथ ले चलें। इस पर शिव तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त रखी कि एक रात में उसे 1 कोटी मूर्ति तैयार करे। कल्लू ने रात भर में मूर्तियां तैयार की, परंतु संख्या में 1 कम रह गई। शिव को उसे साथ न ले जाने का बहाना मिल गया और वे कल्लू और मूर्ति को छोड़कर चले गए। इस प्रकार कल्लू कुम्हार का नाम उनाकोटी के साथ जुड़ गया। इसलिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर के साथ उस स्थान के साथ कल्लू कुम्हार भी अमर हो गए। नहीं तो सिर्फ उनाकोटी भी अपने आप में एक ऐसा स्थान है, लेकिन कल्लू कुम्हार द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई हैं, एक रात्रि में, सिर्फ एक रात में 1 करोड़ से 1 कम, उनका अर्थ 1 कम। ठीक है। इसीलिए कल्लू कुम्हार और उनाकोटी का संबंध हो गया, अर्थात उनका कल्लू कुम्हार का नाम उनाकोटी के साथ जुड़ गया। क्लियर? अब है अगला प्रश्न। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? मेरी रीढ़ में ऐसे नहीं हो जाते खतरनाक? देखो मुझे अभी हो गया फील करके कि ओह ऐसा है ना। ठीक है। तो इस लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई? लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना छुपी हुई जुड़ी है? त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टीलियामुरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिले की शक्ल में चलता है।
मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में लेकर चलने वाले काफिले के आगे आगे चलें। काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। सभी काम में मस्त थे। उस समय तक डर की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है। पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। 2 दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मारा गया था। मेरी रीढ़ में एक झुरमुरी सी दौड़ गई। मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल दिल से नहीं निकाल पाया कि हमें घेरे हुए सीआरपीएफ के जवान हैं, अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूकों के लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक साथी भी यहीं पर मार दिया गया था। तो उसी स्थान से गुजरते हुए उस बात को याद करते हुए लेखक की रीढ़ में ऐसे ना झुरमुरी सी दौड़ गई। थोड़ा सा डर सा हो जाता ना, वो हो गया। ठीक है, ओके, समझ आया? तो ये हमको इस प्रश्न में लिखना है। आगे चलें, पढ़ें। पांचवा प्रश्न है, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? त्रिपुरा बहुधार्मिक क्यों हो गया? त्रिपुरा बहुधार्मिक, वैसे तो भारत भी सभी धर्मों का एक देश है, लेकिन एक राज्य सभी धर्मों का राज्य कैसे हो गया? जो कि एक छोटा सा त्रिपुरा वो सर्व धार्मिक समाज का एक उदाहरण कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी लोग आते हैं, निवास करते हैं और कोई ऐसी कठिनाई नहीं होती है, तो सब धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और ये परिणामतः ये हो गया। त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से तथा 1 ओर भारत से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से तो बांग्लादेश से घिरा है ना, और एक तरफ से भारत से। यहां बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से लोग घुसपैठ करके आए और यहां बस गए। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से वहां आए और जबरदस्ती आकर बस गए। ये लोग विभिन्न धर्मों को मानने वाले थे, कोई कुछ तो कोई कुछ। त्रिपुरा में विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्मों का। इस तरह त्रिपुरा बहुधर्मी समाज का एक उदाहरण बनता गया, उसकी एक अपनी पहचान हो गई। ठीक है, चलो आगे है, समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था? टीलियामोरा कुछ ज्यादा बड़ा गांव है। यहाँ लेखक की मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक है और 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। मतलब ना केवल गाते हैं यूं ही शौकिया तौर पर, बल्कि उनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। हेमंत कोक बारोक बोली में गाते हैं। टीलियामोरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषता थाप वाले वाद्य यंत्रों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी आते हैं। ठीक है, अगला है, कैलाश नगर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? बताइए। कैलाश नगर के जो जिला अधिकारी महोदय थे, कलेक्टर साहब जो थे, उन्होंने लेखक को आलू की खेती के विषय में क्या जानकारी दी? और शायद याद है आपको, प्रीवियस वीडियो याद कीजिए कि ऊनाकोटी के बारे में भी तो उन्होंने कहा था लेखक से कि आप वहां जाइए, वहां शूटिंग कीजिए, वहां का नजारा तो आप देखते ही रह जाएंगे। ये सजेशन भी कलेक्टर महोदय ने दिया था। कैलाश नगर के जिलाधिकारी केरल से आए तेज तर्रार जवान थे। उन्होंने चाय के दौरान लेखक को टीपीएस तरु पोटैटो सीड की खेती की सफलता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आलू की परंपरागत खेती में जहां 2 मीट्रिक टन बीज कल्लू कुमार की ऊनाकोटी की प्रति हेक्टेयर जरूरत पड़ती है, वहीं टीपीएस के मात्र, टीपीएस समझ रहा है, तरु पोटैटो सीड, मात्र 100 ग्राम बीज की जरूरत होती है। ओह वाह। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अलावा वियतनाम, बांग्लादेश और मलेशिया को भी किया जा रहा है। ये उन्होंने बताया था आलू की खेती के बारे में। ओके, अगला है, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए
अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। त्रिपुरा के घरेलू उद्योग पर हमें पहले चर्चा करनी है कि त्रिपुरा में किस तरह से घरेलू उद्योग है, मतलब घर घर क्या लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं जो घर में रहकर भी करते हैं। साथ ही साथ अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के बारे में भी बताना है। ठीक है, त्रिपुरा में आलू की खेती के साथ साथ और क्या होता है, अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार की जाती हैं, तीलियां, सीकें। ठीक है, अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। अन्य घरेलू उद्योगों में माचिस, साबुन, प्लास्टिक, स्टील, लकड़ी आदि के घरेलू उद्योग सर्वप्रसिद्ध हैं। घरेलू आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उद्योगों में भी बहुसंख्यक दौड़ में प्रतियोगी भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। जूते, सीमेंट, कपड़ा उद्योग जैसे घरेलू उद्योग लघु व विशाल रूपों में फैले हुए दिखाई देते हैं। तो ये कैसे हैं, जैसे जूते, सीमेंट, कपड़ा, और ये है नेसेसरी, मतलब ये जो ऐसे बिजनेस हैं जिनको ठप नहीं हो सकता, अर्थात वो चलेगा ही चलेगा क्योंकि व्यक्ति की बेसिक नीड्स हैं ये। ठीक है, तो ये रहा। आशा करती हूं हर एक प्रश्न को ध्यान से सुना है, समझा है और आप अच्छे से भली भांति अब प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। मैं हमेशा आपके समक्ष मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से हर एक चैप्टर, हर एक पाठ, हर एक कविता, दोहा हो या कुछ भी हो, उसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी समाधान करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में आप अपने विषय के वीडियोस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देख सकते हैं। पता है ना आपको, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सबकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना तो फ्यूचर के लिए जो आपकी जिस स्ट्रीम में आप जाएंगे उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हैं सदा के लिए, हमेशा हैं। तो आप बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए ताकि अधिक से अधिक हमारा जो बॉन्ड है वो मजबूत होता जाए। वीडियो पर जाने के लिए जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 9th हिंदी और जाएंगे प्लेलिस्ट पर। वहां पर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको हर एक पॉइंट को सेट मींस ऑर्गेनाइज करके रखा है कि जो भी आपको देखना है, जैसे पाठ्यक्रम देखना है, क्रम अनुसार सार देखना है, या फिर संपूर्ण विषय का विवरण देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वीडियो आपके पास आएगा, और वीडियो आपके पास आएगा तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 100% आपको पसंद आएगा ही आएगा। और जब पसंद आ ही गया है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगी, जिससे आप तुरंत सही समय पर वीडियो का लाभ ले सकेंगे। शेयर कीजिएगा, आई नो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका और हमारा बॉन्ड मजबूत होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।